है। देखिए, जो मौजूदा जो भ्रष्ट व्यवस्था है, हम केवल नेताओं को गाली देकर के फेम तो बटोर सकते हैं, लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने में उससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है। इस देश में इतने बड़े तंत्र हैं, प्रशासन का, राजनीति का, समाज का, अर्थव्यवस्था का और तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस, सब में भ्रष्टाचार को लेकर के आपको पॉलिसी से लेकर, कानून से लेकर तमाम स्तर पे जो है आपको एक व्यापक बदलाव की जरूरत है। मैं कहता हूं एक पैकेज ऑफ रिफॉर्म चाहिए और वह रिफॉर्म एक टाइम बाउंड रिफॉर्म मनोज जी राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, सुनिए पूरी बात। तो मेरा ये कहना है कि जो अगर आप जो वैकल्पिक व्यवस्था लाने की बात कर रहे हैं, उससे इस बात की अपेक्षा की जाती है कि और बड़ा आदर्शवाद हो और व्यापक विजन हो। मुझे लगता है कि पब्लिसिटी के लिए बहुत ज्यादा बेताबी अरविंद केजरीवाल को, मुझे याद है केजरीवाल नहीं, केजरीवाल ने यह कहा था कि हमारी पार्टी में कोई आला कमान नहीं होगा। मैंने उनकी पार्टी का हर जगह पर्चे देखे हैं और बैनर देखे, केवल केजरीवाल उसमें दिखता है। क्यों? क्या आपका वो भी तो एक आला कमान बन गया? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग इतने बड़े कोई आदर्शवाद के साथ आए हैं और सचमुच में वह एक मैच्योर्ड वैकल्पिक व्यवस्था देने जा रहे हैं और उसके पास आपके पास पूरी वैचारिक तैयारी है कि देश के तमाम कोने में और तमाम क्षेत्रों में बदलाव की कैसे वकालत होगी। केवल नेताओं को गाली दे करके और सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों पर अटैक करके वो पब्लिसिटी तो मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला। गाली देने से, सिर्फ बदनाम करने से उन्हें काम नहीं चलेगा। आपके पास कोई विजन है या नहीं, ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा। और आपको बताएं कि जिस दिन से ये अनशन शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल साहब का, दिल्ली की जनता से हमने कई बार उनकी राय जाननी चाहिए, तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संदेह करते हैं इस बात पर। उन्हें लगता है कि हर बार अनशन, हर बार उपवास, हर बार इस तरीके की चीजें, कहीं कोई सोल्यूशन निकलता नहीं। लोकपाल के लिए लड़े तो लोकपाल मिला नहीं, अब बिजली पानी के लिए लड़ रहे हैं तो बिजली पानी मिल नहीं रहा। सिर्फ थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा होती है, मीडिया थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देती है और बात ऐसी ही आई गई हो जाती है। तो लोग अब थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी या वो तमाम लोग जो एक मुहिम लड़ रहे थे, उनकी मुहिम में कोई दम भी है या नहीं। थोड़ा सा ये डाउटफुल है। हम चाहते हैं आप इस डाउट को आज क्लियर कर दें इस मंच पे। मैं भी चाहता हूं मेरे प्रश्न का जवाब दें गोपाल राय जी। नहीं, देखिए, दो बात यह है कि लोगों ने अपेक्षाएं बहुत ज्यादा पाल ली है हम लोगों से। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत नासमझ लोग हैं। हम लोग एक शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं पाल ली बड़ी बड़ी, तो उसमें हम लोगों का तो कोई दोष नहीं है। हम तो इतना ही कह रहे हैं कि गलत को गलत करने की हिम्मत हम जुटा रहे हैं। कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन सारे सरेआम सब कुछ देश को लुटते हुए देख करके समझदार लोगों की चुप्पी से बेहतर है कि गलत को गलत कहा जाए। शुरुआत कहीं से होती है तभी मंजिल मिलती है। हम लोगों की औकात बहुत छोटी है, जितनी औकात है उतनी तन मन धन से करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम सब कुछ बना देंगे, हम सब कुछ पलट देंगे, हम आदर्श ला देंगे, हम विचारधारा ला देंगे। ऐसा तो हमने दावा नहीं किया, लेकिन जो गलत है हम गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहते, उस पर बोलना चाहते हैं और बोलते बोलते ही एक दिन रास्ता निकलेगा, ये हम लोगों को यकीन है। पहले एक नहीं बोलता था, आज हजारों बोलते हैं। यही परिवर्तन की नई शुरुआत की पहली कड़ी है और उतने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इस जवाब से आप संतुष्ट है मनोज जी, या इसमें भी आपको लग रहा है कि कोई लाग लपेट है? नहीं, कोई लाग लपेट नहीं है। गोपाल जी ने बड़ी व्यवहारिक तरीके से वस्तु स्थिति बताई है। मैं इस बात के लिए उन्हें मैं मतलब उनकी साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने वस्तु स्थिति का जिक्र किया। ये बात जरूर है कि अन्ना आंदोलन का जो सबसे बड़ा रिजल्ट मिला, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो 60 सालों से जो है कैंसर की तरफ फैल रही थी, पहली बार व्यापक क्वार्टर पे जो है इस पर चर्चा होने लगी है। इनके समाधान से मैं सहमत नहीं हूं। समाधान बहुत बड़ा इसके लिए लाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत व्यापक कदम उठाने की दरकार होगी। रह गया विजन और आदर्श, जिसकी बात मैंने की, उन्होंने खुद माना है कि जो है हम लोग जो है एक छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके केजरीवाल छोटे आदमी नहीं है। तो कौन अमेरिका के किस लेक्चर में भाग लेना चाहते हैं और उनकी बहुत महत्वाकांक्षा है। मैंने बहुत अच्छे से उनको ऑब्जर्व किया है। बहरहाल सबको महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, लेकिन आप उतने कंटेंट लेकर के जाएं कि आप देश में जो है परिवर्तन के जो है सूत्रधार बने। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की आइडियोलॉजी और हर व्यक्ति के प्रिंसिपल से उसकी परीक्षा ली जाती है। मैं आला कमान वाली जो उनका जो वक्तव्य है, मुझे याद है कोई आला कमान नहीं होगा। मुझे लगता है बिल्कुल केजरीवाल ने इसको वन मैन शो बना दिया है और भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़े अभी काम होंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया है अरविंद केजरीवाल ने, उनकी टीम ने, उनकी पार्टी ने, कुछ असर करने वाला है, या ये सब एक छोटे मोटे से स्टेप हैं, कुछ इसका रिजल्ट होने भी वाला है या नहीं?
देखिए वंदा, मैं तो मेरा अपना जो सोच है वो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से चीजों को सोचती हूँ। जैसे खुद गोपाल जी ने कहा कि एक शुरुआत है, एक आज इस देश में विजन की बात हो रही है। चाहे वो आप राहुल गांधी से लोग पूछते हैं कि क्या आपका विजन है, मोदी से पूछते हैं क्या विजन है, अब केजरीवाल से ये जो चर्चा एक शुरू हुई है देश में, लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यही शुरुआत बहुत है। और इसके लिए आप बिजली इशू में उनको क्या हल निकलता है ये तो उनको भी पता था कि हल नहीं निकलेगा, लेकिन बात वही है कि आप एक इशू से आप लोगों को अगर कंसर्न फील करें लोग कि हमको ये हमारे साथ, जैसे कि गोपाल राय कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि उसको हमको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। नहीं तो इस तरह से अगर हम शुरू में ही इन छोटे छोटे प्रयासों को बिल्कुल वो कर देंगे कि ये बिल्कुल और इसीलिए मुझे लगता है हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस मंच पर गोपाल राय जी खुद कह रहे हैं कि हम तो आए हैं राजनीति में राजनीति करने के लिए और जमकर करेंगे। हम देखेंगे कि राजनीति और हमसे ज्यादा कौन करेगा, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत जमकर करेंगे, ये उनकी ईमानदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी, आप इस दौरान हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कोई परिवर्तन आपकी पार्टी की शुरुआत से ही या किसी के भी इनिशिएटिव से हो, लेकिन होना जरूर चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखते हैं केजरीवाल का ये पत्थर कहां सुराख कर पाता है और वाकई में इसकी स्थिति बदलती है या नहीं बदलती है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़े रहेंगे। अगले घंटे में जब आपसे मिलेंगे तो चर्चा होगी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जी हां, आईपीएल की। ये मत सोचिए कि इंडियन प्रीमियर लीग का हम लोग जिक्र करेंगे। एक नई लीग है इस वक्त हिंदुस्तान में, वो है इंडियन प्रधानमंत्री लीग। ये क्या है, इसमें कौन कौन दौड़ रहा है, किस किस की हिस्सेदारी है, कौन दावेदार है, चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सुनो सुनो रे, सुनो सुनो रे, सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचेंगे
सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। सबसे आगे हरियाणा। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है आईपीएल की। लेकिन ये आईपीएल थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा हटके है। ये आईपीएल है इंडियन प्रधानमंत्री लीग का। न जाने कितने कैंडिडेट, कितने दावेदार, छोटे बड़े, जैसी भी जिसकी भूमिका रही हो, वो सोचता है कि वो इस दौड़ में पूरी तरीके से मजबूत दावेदार है और इसीलिए दौड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री पद को लेकर चल रही नूरा कुश्ती अब चरम पर पहुंच गई है। जहां मनमोहन पीएम पद के लिए राहुल का स्वागत करने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही है। कांग्रेस ने तो मोदी को यमराज तक कह डाला। देश में एक तरफ इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसमें जीत के कई दावेदार हैं, तो वहीं देश की राजनीति में भी एक लीग हो रहा है, इंडियन प्रधानमंत्री लीग। इस राजनीतिक लीग में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। मुलायम सिंह से लेकर बहन जी तक सब के सब इस लीग में पूरे दमखम के साथ दौड़ रहे हैं और अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं। शय और मात का खेल भी शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे शबाब पर है। लेकिन इस लीग में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं राहुल बाबा और विकास पुरुष का तमगा लगाए मोदी। इन दिनों देश के राजनीतिक गलियारों में ये दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पीएम पद की हैट्रिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वो इस बात को खुद अपने मुंह से कबूल नहीं कर रहे। बस इतना भरकर चुपचाप हो जाते हैं कि पीएम के रूप में राहुल का कभी भी स्वागत है। ऐसा लगता है जैसे उनके मन में तो कुछ और हो, लेकिन जुबान पर कुछ और। वो हाँ या ना की दुविधा में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इनमें से कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? देश के सामने इन दिनों इस सवाल मुंह उठाए खड़ा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल को कांग्रेस और मोदी को बीजेपी के नेता अपनी अपनी तरीके से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं और अपने दावेदार को दूसरे से बेहतर भी बता रहे हैं और विरोधी उम्मीदवार को कमजोर कहना भी वो नहीं भूलते। बीजेपी तो राहुल गांधी को अब तक बच्चा ही समझती है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी से अगर गांधी शब्द हटा ले तो उनके पास बचता ही क्या है। बीजेपी को राजनीति की पाठशाला में राहुल एक नौसिखे बच्चे की तरह लगते हैं, जिसमें ना तो सोचने की क्षमता है और ना ही देश को आगे ले जाने के लिए कोई विजन। तो वहीं कांग्रेस को मोदी में कट्टर हिंदूवादी छवि दिखाई देती है और मोदी की याद आते ही सबसे पहले 2002 गोधरा कांड याद आ जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के बयानों पर कभी कभी बहुत चिंता होती है। चिंता इस बात की कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया। सत्ता तक पहुंचने या फिर सत्ता में बने रहने की इस जद्दोजहद में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक दूसरे को हराकर आगे बढ़ने का जो खेल चल रहा है, उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं। लेकिन इस इंडियन प्रधानमंत्री लीग के मैदान में कुछ और खिलाड़ी भी हैं
जिन्हें जीत का दावेदार तो माना ही जा सकता है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। और अब इसी आईपीएल पर यानी इंडियन प्रधानमंत्री लीग पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जाने माने नेता हैं, दिग्गज नेता और राजनाथ सिंह की नई टीम के बड़े अहम सदस्य हैं श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। अक्सर हम आपसे मुखातिब होते रहते हैं और बड़ी दिलचस्प बातें आपके साथ करने का मौका भी मिलता है। आज भी मुझे आपसे कई सवाल पूछने हैं और कई में जो पहला सवाल है वो यही कि क्या चल रहा है आजकल। कांग्रेस कहती है कभी मधुमक्खी का छत्ता, कभी कोई कहता है यमराज भैंस पे बैठ के आना चाहिए, कोई कहता है कि घोड़ों पे राजकुमार आ रहा है। किस तरीके की भाषा और किसके लिए इतना सांकेतिक जो शब्द हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हवा देश में बह रही है और मोदी जी का गुजरात का विकास कीर्तिमान स्थापित करने के बाद वो जब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, पूरे देश में उनका जो करिश्माई नेतृत्व छा रहा है जी, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को दिन में भी सपने दिखने लगे हैं। दिन रात मोदी जी के बगैर उनको कुछ दिखता नहीं है। मोदी जी का फोबिया छाया है और ये कोई नई बात थोड़ी है। कांग्रेस ने आज यमराज कह दिया, सोनिया जी ने इसके पहले मौत का सौदागर कह दिया उनको। ये बातों का जनता पे असर नहीं होता है, उसके उलट उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन देश में बढ़ते जा रही है। कल का राहुल जी के स्पीच में उन्होंने 9 साल जो राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी का नेता है उसने समस्याएं खड़ी करके बताई लोगों को कि महंगाई ऐसी है, क्या बेरोजगारी ऐसी है, देश का विकास हो नहीं रहा, सरपंचों को एम्पावरमेंट करना है। अरे भाई, आपको समस्या सुलझाने के लिए वहां बिठाया है, आप ही समस्या गिना रहे हैं लोगों को, आप विपक्ष का काम कर रहे हैं। आप 9 साल क्यों नहीं ध्यान में आया आपको? एक भी जनता की समस्या के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, महंगाई के बारे में नहीं बोल रहे, आतंकवाद के बारे में नहीं बोल रहे, सुरक्षितता के बारे में नहीं बोल रहे और बोल रहे कि देश को आगे ले जाना है। रोका किसने आपको? और देश के सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को पावर देनी है और पंतप्रधान की पावर कम कर दी है। यह स्थिति है राहुल जी की। मोदी जी ने दूसरा एक उदाहरण मिसाल पेश की है अपना विकास करके। लेकिन कांग्रेसी तो ये कहते नहीं थक रहे हैं, कांग्रेसी कहते नहीं थक रहे हैं कि भाई अगला पीएम तो तय है, राहुल बनेंगे और राहुल ही बनेंगे। वो तो किसी जिक्र ही नहीं कर रहे किसी और चीज का, वो तो दिन रात उनकी खूबियां गिनवाते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि राहुल बाबा, अक्सर बीजेपी कहती है कि बाबा हैं, वो बउआ हैं, बाबू हैं, वो अभी बड़े ही नहीं हुए, वो वाकई में नेक्स्ट पीएम हो सकते हैं देश के? आज तक 9-10 साल जितना भी उनका कार्यकाल रहा है पार्लियामेंट में, देश के उच्च सदन में उनका एक भी स्पीच ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने परराष्ट्र नीति पे कुछ बोला होगा, देश की सुरक्षितता पे कुछ बोला होगा। आज तक उनका एक भी स्पीच देश के हित में, देश की कल्याणकारी योजना को लेकर हुआ नहीं। एक ही ऐतिहासिक भाषण लोगों ने सुना है और जिसका मजाक हो रहा है पूरे देश में। ऐसा अनअनुभवी नेतृत्व, जिसको परफॉर्मेंस प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं है, कि वो केवल पेट से आया हुआ नेता है और मोदी जी पेटी से आए हुए नेता है जो वोट बैंक से बाहर आए हुए हैं। इसलिए ऐसे नेता को पूरे देश का नेतृत्व सौंपना ये इतना आसान बात नहीं है। देश की जनता इसमें देख रही है, दूध का दूध, पानी का पानी उचित समय पे जनता करने वाली है। चलिए, जनता ऐसा कर देगी, ये यकीन आपको हो गया और हमें भी है कि जनता अक्सर सही फैसले करती है। फिलहाल एक बार अपने दर्शकों के लिए वो स्टेटमेंट सुनवा देते हैं जिसको लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। हम सबको मिलके ही हालात बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। अब जनाब राशिद अलवी साहब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि बुल किसकी सवारी होती है, लेकिन अगर राहुल जी घोड़ा कहते हैं तो उस घोड़े का मतलब किसी और के लिए होगा। अगर नरेंद्र मोदी जी होते तो शायद कुछ और होता। और अग्निमा जी कुछ कहना चाह रही हैं इस वक्त, अग्निमा जी बताएं। देखिए, मेरे को जो लग रहा है कि कांग्रेस को ये समझ में आ रहा है कि डेवलपमेंट के इशू पे वो जनता के बीच जा नहीं सकती है, और राहुल गांधी का जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है एकदम सबने उसका वो कर दिया है। और खुद कांग्रेस में दुविधा है कि जोड़ी को आगे रखे सोनिया की या राहुल को आगे करे, वो एक दुविधा अभी भी है। आज पीएम का जो बयान आया है उससे साफ हो रहा है। इसमें अब ऐसा लग रहा है जो बयान आ रहे हैं पिछले 2-1 दिन, कल से जो आने शुरू हुए हैं धीरे धीरे, कांग्रेस जो है वो मोदी को अब वो जो मनीष तिवारी का है, काफी
करार मतलब वो कहना चाहिए पलटवार है बीजेपी पे कि जो मोदी हैं वो क्या दंगे कराएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले गुजरात में कांग्रेस ने मोदी पे कम्युनल वाले उस पे ज्यादा अटैक नहीं किया विधानसभा में, लेकिन इसी मसले पर वो अब धीरे धीरे मोदी पे आक्रामक रुख अपनाती हुई आगे बढ़ेगी। उन्हें लग रहा है कि जितने भी वीक पॉइंट्स है सबको छेड़ा जाए, हालांकि अभी तक उस मसले पर विकास के उस पे इतना ज्यादा वो खरा नहीं उतर पा रही है। खरा उतरता है नहीं, लेकिन वो